नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जो राशियां होती हैं जिनको इंग्लिश में ज़ोडिएक साइंस बोलते हैं वो 12 होती हैं और इनमें से एयर साइंस, अर्थ साइन, वाटर साइन और फायर साइन, ये जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो साइंस होते हैं वो उसमें भी बटे हुए होते हैं। जो वाटर एलिमेंट की राशियां होती हैं वो होती हैं 4, 8 और 12 नंबर की। मतलब कि कैंसर साइन दैट इज कर्क राशि, स्कॉर्पियो साइन दैट इज वृश्चिक राशि और पाइसेस साइन जिसको कि मीन राशि बोलती हैं। दोस्तों, जो ये राशियां होती हैं ये हम सभी के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं किसी एक हाउस में स्थित होती हैं। ये तीनों ही राशि जो हैं 4, 8 और 12 नंबर की, ये हमारी भावनाओं से कनेक्टेड हैं। हम किस तरह की भावनाएं महसूस करते हैं, हमारे भीतर किस तरह की भावनाएं हैं, कौन सी भावनाओं को हम स्पष्टता से दर्शाते हैं, कौन सी भावनाएं हम अपने अंदर ही अंदर कुंठित करके रखते हैं, वो हमें देखकर समझ में आ सकता है कि हमारे बर्थ चार्ट में ये राशियाँ कहाँ पर स्थित हैं। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी किस तरह की इमोशन है और आपके किस पहलू में ज़िंदगी के जो आपको अफेक्ट कर रही है। बताना चाहूँगी आपको इन 3 राशियों के बारे में थोड़ा सा, जिससे आप समझ सकें कि किस तरह से 3 राशियों के द्वारा अलग अलग इमोशंस के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जो कर्क राशि होती है 4 नंबर की राशि, वो रिलेटेड होती है प्रेम से, और वो भी कैसा प्रेम जो हमें नरिश करे, नर्चर करे, मतलब कि जो हमारी आत्मा का, हमारे मन का पोषण करता है। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें हम जो 4 नंबर का जो भाव भी होता है, जो हाउस होता है, उससे हम मदरली लव देखते हैं। तो जो 4 नंबर जहाँ पर भी होता है हमारा, वहाँ पर हम क्या सीख कर रहे होते हैं? हम सीख करते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा मदरली लव जो हमें नर्चर्ड फील कराए, हमारे अंदर के सारे हर्ट को, सारे डर को ख़त्म कर दे। एक ऐसा प्रेम जो हमें सपोर्ट दे, हम कभी भी अगर गिर जाएं तो हमें उठाए, अगर हमें किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो हमें मार्गदर्शन दे, और साथ ही साथ हर एक लेवल पर हमारा पोषण करे। इस तरह का प्रेम वो हमें अपनी माँ से तो मिलता ही है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं, कोई हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो हमें उस तरह का एक मदरली लव दें और हम उनके साथ अच्छा फील करें, गाइडेड फील करें, नर्चर्ड फील करें। अगर ऐसा जो जहाँ पर हमारा ये 4 नंबर है, अगर उस पर उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा? हमारे अंदर एक लैक ऑफ लव होगा। हम हमेशा लैक ऑफ नर्चरेंस, लैक ऑफ नरिशमेंट, लैक ऑफ पोषण ज़िंदगी में महसूस करेंगे। हमें ये लगेगा कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जब हमें प्रेम की या एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है तो हमारे पास कोई नहीं होता है। तो बैलेंस हो सकता है, वहाँ पर इम्बैलेंस हो सकता है, एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस तरह की किसी इमोशन से जूझ रहे हैं जहाँ पे आपको लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सपोर्ट लगता है, एक जो मदरली लव होता है, लैक ऑफ नर्चरेंस लगता है, मतलब जिसको हम सुख बोलते हैं, एक जो आत्मिक सुख, आंतरिक सुख होता है, वो मिल रहा है कि नहीं। जो दूसरा साइन होता है जो कि वाटर साइन होता है, वो होता है स्कॉर्पियो, जिसको बोलते हैं वृश्चिक राशि। जो स्कॉर्पियो राशि होती है उसमें बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस इमोशंस होती हैं, क्योंकि जो स्कॉर्पियो अपने आप में जो 8 नंबर है वो हमारे डार्केस्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम बहुत डीप इंटेंस इमोशन महसूस करते हैं। जैसे कि अगर नेगेटिव के तौर पर देखें, हमें एक्सट्रीम किसी से जेलिसी हो सकती है, हेट्रेड हो सकती है, जो हम अंदर ही अंदर अपने उसको पनपा रहे होते हैं और हम वो किसी को जाहिर भी नहीं होने देते हैं। हमारे अंदर किसी को लेके बहुत घृणा हो सकती है, एनवी हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है। और अगर हम पॉजिटिविटी में डीप इंटेंस इमोशंस की बात करें तो हो सकता है कि जब हम कभी कोई लोग होते हैं जो बहुत इंटेंसली लव करते हैं, बस वो ऐसे हो जाते हैं कि वो उस व्यक्ति के बिना रह ही नहीं सकते।
इस तरह की डीप इंटेंस इमोशन, या हमें ये लगता है कि आई वॉन्ट टू फॉरगिव समवन, मैं एक स्टक फील कर रही हूँ, वाई आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव समवन। मतलब कि जब हम एक्सट्रीम्स में इमोशंस फील करते हैं तब कहीं ना कहीं वो स्कॉर्पियो की वजह से होता है। इसके अलावा एक्सट्रीम इमोशंस हमारी फियर भी हो सकता है, जब हमें रीज़न मालूम नहीं होता लेकिन हमको बहुत डर लगता है, हमें बहुत गुस्सा आता है और हमको ये समझ नहीं आता है कि हम इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, इस डर को कैसे कंट्रोल करें। कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आउट ऑफ फियर। तो जब इस तरह की इमोशंस हम जी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आज जहाँ पर भी हमारे बर्थ चार्ट में 8 नंबर एक्टिव है वहाँ पर हम उस तरह की इमोशंस जी रहे होते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग में कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है, आप किस तरह के इमोशन फील कर रहे हैं। 4 नंबर वाली, 8 नंबर की राशि वाली या 12 नंबर की राशि वाली। जो 12 नंबर मतलब पाइसेस साइन मीन राशि होती है, वो मोस्टली वो लोग जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है। जैसे कि अगर आप स्कॉर्पियो राशि देखें, वृश्चिक राशि देखें, वृश्चिक राशि वाले भी बहुत ज़्यादा पेशेंस होंगे और मून राशि वाले भी बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे, मतलब धीरज होगा, धैर्य होगा। लेकिन तीनों ही राशि का अपना धीरज धैर्य खोने का तरीका अलग होता है। मतलब कि जैसे अगर स्कॉर्पियो राशि है जिसको कि वृश्चिक राशि बोलते हैं, तो वो जो एक बिच्छू होता है उसका साइन बिच्छू होता है। तो अगर आप एक बिच्छू को देखें, वो अपने अलग से एक जगह बिल में या किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा डैम्पनेस है वो वहाँ पे छुप के रहता है और वो किसी को कुछ नहीं करता है, वो वहाँ से बाहर भी नहीं निकलता है। लेकिन अगर कोई उसके उस घर को तोड़ने लगे, उसकी उस जगह को अफेक्ट करने लगे, तो वो बिच्छू चुपके से आएगा और डंक मार देगा। तो इस तरह से हम अपनी इमोशंस के अनुसार एक्ट करते हैं। जो अगर मून राशि है, मतलब कि कर्क राशि है, तो आप एक मदर को देखें जब उसका बच्चा नहीं मान रहा होता है, या फिर जब अगर आप ऐसे भी देखें जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं, तो माँ को अगर उनका अफेक्शन चाहिए होता है तो वो झूठ मूठ रोने भी लगेगी, इसलिए कि जिससे कम से कम उसे बच्चों का उसको अटेंशन मिले। तो मून की राशि में हम ऐसा करते हैं जहाँ पे हम अपने आंसू दिखा के किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं या फिर अटेंशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो पाइसेस राशि वाले होते हैं वो लोग बहुत पेशेंस होती है उनके अंदर, धीरज होगा, धैर्य होगा, और वो उनके अंदर इतनी जल्दी वो लोग इमोशंस के अप एंड डाउन में नहीं आते। उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो सबके प्रति स्नेह रखें और वो सबको फॉरगिव भी करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है पाइसेस राशि में कोशिश क्या करते हैं कि जो ज़िंदगी की जो टर्मोइल्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें जब लगता है कि हम उसको नहीं झेल पा रहे हैं, तो जो पाइसेस राशि होती है वहाँ पे हम कई बार एस्केप भी करना चाहते हैं। कई बार हम एडिक्शंस भी अपने अंदर ले आते हैं। जैसे कि एडिक्शन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एडिक्शन सिर्फ आपका किसी सिगरेट का हो या अल्कोहल का हो। एडिक्शन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब या फेसबुक देखते रहते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर रहते हैं, या आप घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते हैं, या फिर आप कुछ भी जो आजकल इतनी सारी सीरीज़ आती हैं अब वो सीरीज़ देखते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड हो जाते हैं, खाने को लेकर एडिक्ट हो जाते हैं। ये एडिक्शंस क्यों होते हैं हमारे? क्योंकि हम एस्केप करना चाहते हैं उस फीलिंग से जो फीलिंग हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो पाइसेस की एक्सट्रीम क्या हो सकती है कि अगर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो लोग एक्सट्रीम ड्रग्स पर चले जाते हैं। वो ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एस्केप करना चाहते हैं जो रियलिटी है, लेकिन उस रियलिटी को एस्केप करने का जो तरीका है वो गलत है। इस रियलिटी से बियॉन्ड क्या है उसको समझने के लिए, उस शांति को, उस ज्ञान को समझने के लिए जो दूसरा तरीका होता है वो होता है ध्यान का। तो जब हमारा पाइसेस का साइन एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर एक कोशिश होती है, हम कोशिश करते हैं ध्यान करने की। हम कोई एडिक्शन ना करके हम अपने मन को शांत करके वो शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो लोग एडिक्शंस के द्वारा उस शांति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आज की रीडिंग में मैंने क्या किया है, आपने अगर मेरे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग के कार्ड्स पहले भी देखे होंगे डिफरेंट वीडियोस में, तो उसमें मैं हाउस, प्लैनेट और साइन से रिलेटेड 3 कार्ड निकालती हूँ। तो आज की जो साइंस हैं जो आज के कार्ड्स में, वो एक में 4 नंबर है, एक में 8 नंबर है, एक में 12 है। फिर मैंने जानने की कोशिश की है उनसे रिलेटेड कौन से हाउस और प्लैनेट्स हैं जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अभी आपको अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने टैरो कार्ड के रीडिंग के द्वारा जानने की कोशिश की है कि
आप अगर किसी इमोशनल टर्मोइल से अप्स एंड डाउन से जूझ रहे हैं इन 3 तरह की इमोशंस के दायरे में, तो आप उनको पैसिफाई करने के लिए, हील करने के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब कि इस रीडिंग के द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कौन सी इमोशंस हैं जिनको अभी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। मतलब कि नर्चरिंग, नरिशमेंट से रिलेटेड जो इमोशंस हैं, या फिर जो बहुत डीप इंटेंस इमोशंस हैं, या फिर जो आपके अंदर एक एस्केपिज्म का एटीट्यूड है, या फिर आप किसी को फॉरगिव करना चाह रहे हैं, आप अपने अंदर कंपैशन लाना चाह रहे हैं। किस तरह की इमोशंस हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, किस पहलू में, और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब आप रीडिंग सुनेंगे तो मैं आशा करती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग है और पर्सनल नहीं है आपके लिए, तो ज़रूरी नहीं है कम्प्लीटली आपको रेजोनेट करे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक तो करें ही, और साथ में शेयर भी ज़रूर करें। आज के जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1। इट्स अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल एक्चुअली। ये है ऑप्शन नंबर 2, और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है आप वो ऑप्शन चूज़ करें। टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करें, मिल जाएगा आपको, और फिर आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ये जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी के किस पहलू में किस तरह की इमोशंस अभी ट्रिगर हो रही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के कार्ड्स आए हैं उसमें जो हाउस आया है वो है 10th हाउस, जो प्लैनेट है वो है द सन, और जो साइन है वो है पाइसेस, और जो कार्ड्स आए हैं, टैरो कार्ड्स आए हैं, वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, आपकी ज़िंदगी के किस पहलू में प्रॉब्लम आ रही है अभी, जहाँ पर आपकी इमोशंस बहुत टर्मोइल में हो सकती हैं या सटल भी हो सकती हैं। हम देखेंगे कैसी हैं इमोशंस। 10th हाउस जो होता है वो होता है रिलेटेड आपके वर्क प्लेस से। आप जो भी काम करते हैं ज़िंदगी में अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ये रिलेटेड होता है आपके बॉस से, वो सभी लोग जिनसे आप मिलते हैं अपने काम के सिलसिले में। इसके अलावा जो 10th हाउस होता है वो दर्शाता है आपके फादर की फैमिली की तरफ के लोग ऑल्सो, जैसे कि आपके चाचा ताऊ, उनके बच्चे, मतलब आपके कज़न सिस्टर्स ब्रदर्स भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ। उसके अलावा ये दर्शाता है आपकी मदर इन लॉ को भी। तो कुछ ना कुछ जो मैंने आपको जो ये सिग्निफिकेशंस बताई हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या तो वर्क प्लेस में बॉसेस से रिलेटेड, कॉलिग से, जो आपके कॉलिग्स हैं उनसे रिलेटेड, या फिर जो फादर की फैमिली है कि फादर की फैमिली की तरफ के लोग हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हो सकता है आपकी खुद की जो मदर इन लॉ है आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके अंदर एक एस्केपिज्म क्रिएट कर रहा है। मतलब कि जिस तरह की परिस्थिति हो रही है आप उससे कई बार एस्केप करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप उसको कैसे डील करें। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें सन है 10th हाउस में तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो है, लेकिन क्योंकि पाइसेस साइन है तो कई बार आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ। आपकी कोशिश ये भी होगी कि मैं फॉरगिव कर दूँ, मैं जो ये व्यक्ति है इसके प्रति मैं कंपैशन रखूं और मैं इसको समझ के इस व्यक्ति को माफ़ कर दूं और इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करूं। क्योंकि पाइसेस साइन है तो एक सात्विक साइन है, आप उसमें कोई एक हार्श एक्शन नहीं लेना चाहते, आप गुस्से से बोलना नहीं चाहते हैं बार बार, और आप हो सकता है एक इम्बैलेंस आ रहा है। कई बार तो आप सोचते हैं कि मैं स्नेह के साथ, प्रेम के साथ इस व्यक्ति को माफ़ करके, जैसे ये व्यक्ति है इसको मैं अपनाती हूँ या अपनाता हूँ और मैं अपना कार्य आगे करती रहती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आपको बहुत परिस्थितियाँ विषम लगती हैं तो आप एस्केप करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं ये इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, या मैं जॉब छोड़ देती हूँ, या मुझे जॉब चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर रिलेटिव्स हैं जिनका मैंने बताया सिग्निफिकेशन तो मैं ठीक है उनसे बात नहीं करूँगी, मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूँगी।
मदर इन लॉ हैं तो आपको लगेगा ठीक है मैं उनसे अब बात ही नहीं करूँगी या मैं नहीं कर सकती हूँ ये रिलेशनशिप सॉर्ट आउट, तो आप सोचते हैं कि मैं इनसे सेपरेट हो जाऊँ, क्योंकि जो ये पाइसेस साइन होता है ये डिटैचमेंट का है। सेपरेट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर सेपरेट कर ले, इट इज़ लाइक आप रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा एक वार्मथ लेकर नहीं आ रहे हैं। तो आपकी जो इमोशंस हैं, आप कभी अटैच्ड होते हैं, कभी मतलब आप डिटैच हो जाते हैं कभी, और कभी आपको लगता है कि नहीं, डिटैच होने की जगह मैं इनसे कंपैशन से पहले मैं इनको माफ़ कर दूं, उसके बाद मैं अपने आप को फ्री फील करूंगी। तो इस तरह की जो आपकी इमोशंस हैं वो अभी आप महसूस कर रहे होंगे, एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन आ रहा है, बट आप उस चीज़ का डट कर सामना करें, क्योंकि सन है यहाँ पे, तो अब हार मानने वालों में से नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो जो मैंने इसमें टैरो कार्ड्स निकाले हैं ये समझने के लिए कि क्या आपके लिए एडवाइस हो सकती है, तो अगर आप ये कार्ड देखें तो ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये कार्ड अपने आप में यही बताता है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, या आप चीटेड फील कर रहे हैं, आप बहुत डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं। और अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो इसमें डिपिक्शन है महाभारत का, जिसमें कि जो द्रौपदी थी उनको सब भरी सभा में बुलाया गया था, और देखिए जो 10th हाउस होता है वो भी एक भरी सभा, जो आउटसाइडर्स है उसको दर्शाता है, और वहाँ पे उनके साथ एक ऐसा कृत्य किया गया जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। तो उनके लिए कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, और जो उनके हस्बैंड हैं वो बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही ईगो में आके द्रौपदी को जो वो गेम है चौसड़ का उसमें हरा दिया, खुद को ही उसको ही दांव पर लगा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी ने क्या किया, उन्होंने चूज़ किया कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन दैट आई कैन डू नाउ, मैं इस वक्त क्या बेस्ट एक्शन कर सकती हूँ। और उनके जो सखा थे श्री कृष्णा, उन्होंने हाथ जोड़ के श्री कृष्णा को याद करना शुरू कर दिया, और आप देखिए उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, और जो ईश्वर स्वरूप थे जो श्री कृष्ण, उन्होंने द्रौपदी की मदद की। तो नो डाउट आप भी इस वक्त, क्योंकि ये 10th हाउस है, तो जो आउटसाइडर लोग हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया जो और सिग्निफिकेशंस हैं, बॉसेस हैं, आपके जो साथ को वर्कर्स हैं, या फिर आपके जो मदर इन लॉ हैं, कहीं ना कहीं आप हो सकता है बहुत चीटेड फील करते हो, आपको बहुत अपमानित फील होता हो, कभी कभी आप कोशिश करते हो, आप ये सोचते हो कि ठीक है ये मेरे साथ ऐसा है लेकिन मैं इस चीज़ को बदलना चाहती हूँ, लेकिन आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर रहे हो। तो अगर आप सरेंडर करो, आप सिर्फ ये सोचो आई विल डू माई बेस्ट, जो मुझे लगता है मेरी बुद्धि के अनुसार मैं वो बेस्ट करती हूँ या करता हूँ, और बाकी फिर मुझे ईश्वर गाइड करेंगे। तो आप अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच ना करके या उस चीज़ को एस्केप ना करके कोशिश करें कि अपने आप को एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में लाकर, मतलब कि एस्केप मतलब हम जब एडिक्ट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है हम कुछ नहीं करते हैं, आई जस्ट वॉच टेलीविज़न, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगी, या फिर मैं अपना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोचते हैं कि ठीक है मैं गेम्स ही खेलता रहूँगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं, अपने कमरे में बंद रहते हैं, तो वो भी क्या है, एस्केपिज्म है, एस्केप करना चाह रहे हैं। तो आप देखो कि आप इस सिचुएशन को अगर एस्केप कर रहे हो, एस्केप की जगह आप इससे अच्छा ध्यान करके, आप अपने ऊपर वर्क करके आप अपना कनेक्शन ईश्वर से स्थापित करो, जिससे आपको आंसर्स मिलने लगें कि आपको इस परिस्थिति में करना क्या है। सेकेंडली जो ये कार्ड है, अगर मैं इस कार्ड को भी देखूं तो ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है, अगर हम एक्सट्रीम्स में देखें तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति वो हो जो बहुत सेंसिटिव हो, जो बहुत जल्दी किसी कमेंट से या किसी के व्यवहार से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता हो सकता है आप वैसा अभी फील कर रहे हो, आप बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हो दूसरों के व्यवहार से या वर्ड्स से। लेकिन अगर मैं दूसरे पहलू पर बात करूँ तो ये एक ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाता है, एक ऐसी फीमेल या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी फेमिनाइन एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, जो आप दूसरे व्यक्ति को नर्चर कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आपको, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी आपके, चाहे फ्रेंड हो, आपके स्पाउस हो, जो आपको हेल्प कर सकें आपकी इमोशनल नर्चरिंग में, आपको समझ सकें, आपको सही राय दे सकें, यू शुड रीच आउट टू सच पर्सन इन योर लाइफ। और अगर आप देवी के किसी स्वरूप को मानते हैं, मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो दुर्गा माँ को मानते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी माँ को मानते हैं, तो अगर आपकी कि किसी भी देवी स्वरूप के प्रति भी अगर आपकी थोड़ी सी श्रद्धा है, तो आप उस एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करें और
ऐसा नहीं है अगर, तो आपके जीवन में कोई, अगर आप ऐसी कोई स्त्री है, चाहे वो आपकी सिस्टर है, आपकी कोई बॉस है, आपकी मदर हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको आपकी इमोशनल हीलिंग में, इमोशनल नर्चरिंग में हेल्प करे, आपको ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आकर अपनी इमोशनल हीलिंग करनी चाहिए। और साथ ही साथ इस परिस्थिति में जहाँ पर आप हैं, डिटैचमेंट की जगह, एस्केपिज्म की जगह आप सरेंडर करके आप अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए ईश्वर के साथ, अपने इनर जीपीएस के साथ, कि आपको आपके आंसर्स खुद से मिलने लगे। क्योंकि आप देखिए, द्रौपदी ने अपने आप को सरेंडर किया श्री कृष्ण के प्रति 100% विदाउट एनी डाउट, तो उनको संरक्षण भी मिला, प्रोटेक्शन भी मिला। आपको अगर उस तरह का प्रोटेक्शन अपने लिए चाहिए, आपको भी कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आप जो भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना पर 1% भी संशय ना करके विश्वास रखें कि आपको कभी ना कभी कोई अच्छा रास्ता ज़रूर मिलेगा। और साथ ही अपने जीवन में गाइडेंस को ढूंढें, एक नर्चरिंग, इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग पर्सन को अपने जीवन में लाए, जो आपको हेल्प करे आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा जिसको कि बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। ये भी एक क्रिस्टल है। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो साइन है, मतलब कि द काइंड ऑफ इमोशन, वो है कैंसर साइन। मतलब कि आप एक मदरली एनर्जी, नर्चरिंग, नरिशमेंट के लिए अपने आप को आपने फोकस किया हुआ है, या आप वो लैक फील कर रहे हैं, या फिर आप उस तरह की एनर्जी ऑलरेडी आप खुद हैं वैसे व्यक्ति जो बहुत नर्चरिंग हो। हाउस आया है 9th नंबर का, और जो प्लैनेट है मरकरी। देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेशन होता है। जो मैंने टैरो कार्ड्स निकाले हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी देखेंगे क्या कहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अंदर इस वक्त कैसी एनर्जी है। आपकी जो इस वक्त क्वेस्ट है अपनी इमोशनल हीलिंग की, वो है टूवर्ड्स फीलिंग नर्चर। नर्चर मतलब जब हम पोषित फील करते हैं, हम लैक फील नहीं करते हैं, हमारे अंदर एक हीन भावना नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचें कि कोई अगर एक बच्चा है, चाहे वो कैसा भी मिट्टी में गंदा हो गया है, या वो कैसा भी दिखता है, लेकिन जो उसकी मदर होती है वो उसको प्यार करती है, और वो जो मदर की जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है, लव होती है, वो ही उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, कॉन्फिडेंस जनरेट करती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बचपन में ऐसा नहीं होता है, तो इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना हो सकती है। उसका स्वयं के प्रति प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं होगी। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहेगा। तो जो ये 4 नंबर की एनर्जी है, ये बताती है हम कैसा फील करते हैं। हम वो लैक फील करते हैं अपने अंदर, या हमें अपने अंदर एक कंप्लीट नर्चर्ड एनर्जी फील होती है। हम इतने ज़्यादा कनेक्शन में फील करते हैं गॉड से, या जो हमारी मदर है, कि हमें ये लगता है कि आई एम अ गुड पर्सन, अपने ऊपर नाज है, और वो जो एक सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है, आप वो दूसरों को भी दे सकते हैं। आपकी कहीं ना कहीं क्वेस्ट अपने अंदर वो लो सेल्फ एस्टीम ख़त्म करने की, वो लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ नर्चरेंस ख़त्म करने की है इस वक्त। वो आप कर कहाँ से रहे हैं? 9th हाउस से। 9th हाउस होता है हायर स्टडीज़ का, ट्रैवल का, फादर का, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हाईएस्ट ऑफ धर्मा हाउस, मतलब कि आपके गुरु का। तो हो सकता है आप जो अपने अंदर नरिशमेंट फील करना स्टार्ट किया है या कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को अपने गुरु से कनेक्ट कर रहे हैं, आप ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं, आप ध्यान की बातें पढ़ रहे हैं या ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंप्लीट क्वेस्ट है वो है विजडम के ऊपर, मोर नॉलेज, और ध्यान करने के प्रति, और अपने अंदर और ज्ञान लाने के प्रति। और जो ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं अपने जीवन में, उससे आप बहुत नर्चर्ड फील कर रहे हैं, नरिश्ड फील कर रहे हैं। आपके अंदर के जो लैक्स थे वो धीरे धीरे आपके अंदर ख़त्म हो रहे हैं। 9th हाउस में मरकरी है, तो जो एबिलिटी है लर्निंग की, ग्रेस्पिंग की, वो बहुत अच्छी है आपके अंदर, और आप नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं। तो जितना आप अपने बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, या जो भी आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, आप जैसे जैसे उन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो जो लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ सपोर्ट है,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें ख़त्म होके आप अपने आप में अकम्पलिश्ड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। थोड़ा सा ग्लिच इसमें क्या है कि अगर 9th हाउस में मरकरी आता है तो नॉलेज तो हम बहुत सारी गेन कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, क्योंकि मरकरी नॉलेज गेन करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत इंटेलिजेंट है, रिसर्चर है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मरकरी के पास नहीं होती है। तो जो भी आप अपने अंदर फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं, तो वो टेम्परेरी ना हो या वो एक समय के बाद जाके सैचुरेट ना हो जाए, इसके लिए आपको अपने अंदर गुरु की एनर्जी को इन्वोक करना भी ज़रूरी है। मतलब कि जो भी आप ज़िंदगी में नई चीज़ें सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या ज्ञान पढ़ रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में छोटे छोटे स्टेप लेके धारण करना भी चालू रखें, मतलब कि कंटिन्यू रखें। अदरवाइज़ जो ये फीलिंग ऑफ नर्चरिंग है, इट कैन बी टेम्परेरी ऑल्सो, क्योंकि जब नॉलेज एक बार हम गेन कर लेते हैं, सेचुरेट हो जाता है, तब हमें लगता है अब हम क्या करें। लेकिन जब उस नॉलेज को आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेते हैं, तो आपका हर एक पल एक्साइटिंग हो जाता है। आपके लिए क्या राय है टैरो कार्ड के द्वारा? तो फर्स्ट थिंग तो यही है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं पढ़ने की, अपने आप को और इनपुट्स देने की, जो आपको हेल्प करें आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आपके अंदर विल पावर लेकर आएँ, आपकी जो सुख है, मतलब कि अगर आपको सुख इस चीज़ में लगता है कि आप और पढ़ाई करें या आप गुरु के सानिध्य में आएँ, तो उसके प्रति जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपने अपने जीवन में रिसोर्सेज इकट्ठी करी हैं, उसको पर फोकस करके आप जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर फोकस्ड रहें, आपको और हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो ये कार्ड है, ये कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आपके अंदर करेज है, उसको इंटैक्ट रख के अपने करेज के साथ आगे बढ़ते रहें, अपने इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। बस थोड़ा सा इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी है और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जब नॉलेज गेन करते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके अंदर एक थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा गो गेटरनेस, सॉर्ट ऑफ एक उतावलापन जैसा जिसको बोलते हैं, इम्पेशेंस हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ अ फायर साइन। और आप जो कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन शायद आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें इतनी अच्छी ना हो, और वो कम्युनिकेशन भी मोस्टली जैसे कि जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपके अंकल आंट्स हैं, या आपके छोटे भाई बहन हैं, या फिर जो भी आपकी विसिनिटी में, नेबरहुड में जो भी आपके आसपास के लोग हैं, तो यू शुड बी केयरफुल व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। मतलब कि जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें भी एक नर्चरिंग और एक मदरली कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो दूसरे को उसके बारे में अच्छा फील कराए, क्योंकि जिस चीज़ का हमारे अंदर लैक होता है, अगर हम वो दूसरों को देना शुरू कर दें, तो ब्रह्मांड वो हमें कहीं ना कहीं से देने लगता है। तो द सेम वे विद यू, अगर आपको जीवन में लैक ऑफ नरिशमेंट, लैक ऑफ लव लगता था या लगता है, तो स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग बाय इन योर कम्युनिकेशन विद अदर्स। दूसरों को का जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाने की कोशिश करें, दूसरों को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करें कि उनके अंदर क्या अच्छा है, ना कि ऐसी बात करके कि जो सिर्फ आपके अंदर क्या अच्छा है, आप क्या जानते हैं, उस बारे में ना हो। क्योंकि अगर ऐसी कन्वर्सेशन होगी, तो दूसरा व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आके वो हीन भावना और महसूस कर सकता है। सो आपके लिए गाइडेंस यही है। अदरवाइज़ जिन लोग के भी ऑप्शन नंबर 2 है, और जो ये जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, तो उनके लिए इट्स अ गुड साइन, यू आर डूइंग गुड, आप इमोशनली नर्चर्ड फील कर रहे हो। सो जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेम्परेरीली ना हो, तो अपने ऊपर वर्क करते रहें। रिसोर्सेज जो हैं, जो जहाँ से भी पढ़ने के लिए और मिलता है, जो भी रिसोर्सेज आपको मिलती हैं, उससे अपनी नॉलेज को और बढ़ाएं और अपने करेज के साथ आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा संयम रखें। सो दिस इज़ इट फॉर ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो हाउस का कार्ड है वो है 7th हाउस, प्लैनेट है यूरेनस और साइन है स्कॉर्पियो का। कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स।
सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी जो पार्टनरशिप है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं। कई बार तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी, जेलसी आ सकती है। कभी आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना है, आप गलत हैं, तो बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस हो सकता है वो आ रही हों। और वैसे भी क्योंकि यहाँ पर यूरेनस का जो अगर ये आता है तो ये सडन चेंजेस से रिलेटेड होता है। तो आपको कभी लगेगा कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज़ स्मूथ, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड ऑल ऑफ अ सडन अचानक से लड़ाई हो जाएगी, या आप देखेंगे कि जो आपका पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत इरेशनल है, वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कर रहे हैं। तो जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फिर से इंटेंस इमोशन लेकर आ जाता है, वो इंटेंस इमोशन हो सकती है होपलेसनेस की, हेल्पलेसनेस की, फियर्स की, गिल्ट की इमोशन भी हो सकती है। और अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों पर ही हर चीज़ की ब्लेम करते हैं, तो हो सकता है आपको अपने स्पाउस के ऊपर, पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और आप उसकी सारी गलतियां जो हैं उसके बारे में सोचें और आप बहुत दुखी हों। तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस हैं जो आप फील कर रहे हैं इस वक्त, और सीक्रेटली फील करते हो आप, मतलब कि आप दूसरे को पता नहीं चलने देते हो कि आपके अंदर ये इमोशंस हैं, क्योंकि ये 8th हाउस से रिलेटेड है, 8th साइन से रिलेटेड है, विच इज़ वेरी सीक्रेटिव यू नो। और जो भी कुछ धरती के नीचे होता है ये उसको भी सिग्निफाई करता है। तो मतलब कि सरफेस पे क्या है वो किसी को समझ नहीं आएगा, सबको ऐसा लगेगा कि आपकी पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी चल रही है, उसके अंदर जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं या जो इंटेंस इमोशंस आप फील कर रहे हो तो वो समझ नहीं आएगी दूसरों को, लेकिन आप विद इन योर सेल्फ यू आर फीलिंग वेरी मच agitated and you are facing a lot of turmoil, ups and downs when it comes to your partnership with your spouse. और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अगर आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप में हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है और ये आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा जो मैं 7th हाउस को ऐसे भी देखती हूँ कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे जब पार्टनरशिप का मतलब है जब हम किसी के साथ मिलके कुछ भी कार्य करें। फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके घर में कोई भी और दूसरा व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर इन लॉ है और आप मिलके खाना बना रहे हैं या घर की देखभाल कर रहे हैं, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप है उस वक्त। तो उस तरह की पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ घर की सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं, उस वक्त भी वो पार्टनरशिप है और आपको उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सो दिस इज़ हाउ आई वांट टू टेल, मतलब कि जब भी आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलके कुछ भी कार्य कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेजरली जो ये 7th हाउस है उससे हम स्पाउस को देखते हैं, तो मेजरली इट इज़ रिलेटेड टू योर स्पाउस। सो ऐसी इमोशंस जो बहुत डीप हैं, हिडन है, इट कैन बी जेलसी ऑल्सो, एंगर ऑल्सो, लॉट ऑफ एंगर ऑल्सो, लॉट ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस ऑल्सो, विच यू आर हाइडिंग, आप दिखाते नहीं हो किसी को। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आप कर क्या सकते हो आप ऐसे में? तो डेफिनेटली जो ये टैरो कार्ड है ये दिखा रहा है आपने इनिशियली आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी रही होंगी, उसके बाद लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले ली हैं, क्योंकि या तो आपको ऐसा लगा कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईज़िली ले सकते हैं, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से आप बहुत थक गए हैं। आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत पैशनेटली ली थी, तो फर्स्ट आपके लिए तो यही है राय कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरों से बांटें। जितना कार्य कर सकते हैं उतना ही कार्य करें, जो कार्य कर सकते हैं वो ही करें, जो नहीं कर सकते हैं तो उसको साफ और स्पष्टता से शांति से अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करें और ये समझें कि आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत एक बर्नट आउट की फीलिंग हो सकती है, मतलब आपको बहुत थका थका लगता होगा, बहुत टायर्डनेस लगती होगी, बहुत इरिटेशन होती होगी, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आप कार्य करते हो डेफिनेटली आप वो करना चाहते हो, लेकिन अब वो क्षमता नहीं है क्योंकि आपका शायद इंटरेस्ट कहीं और हो गया है या फिर आप थक गए हो, यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। सो अगर ऐसा कुछ कहीं है तो आपको स्पष्टता से अपने पार्टनरशिप में वो बातें बोल के समझाना होगा कि आप कितना कार्य कर सकते हैं, कितना नहीं। इसके अलावा जो ये कार्ड है, इट्स अ गुड कार्ड ऑफ हार्वेस्ट। तो जो भी आपने अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए जो भी आज तक आपने किया है, जो भी एफर्ट्स की हैं, तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आगे चल के आपको अच्छे मिलेंगे।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते आए थे वो लेना आपको ज़रूरी है। तो आपके लिए यही एक मार्गदर्शन रहेगा इन कार्ड्स के द्वारा, एक गाइडेंस रहेगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को धीरे धीरे कम करें और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन जो भी आपको अभी बर्नआउट की फीलिंग हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी किया है अपनी पार्टनरशिप में उसको कोई नोटिस नहीं करता है या आपके पार्टनर नोटिस नहीं करते हैं, बट स्लोली यू विल फील योर रिलेशनशिप विल बिकम गुड एंड जो भी आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो बी पेशेंट इन योर लाइफ, धीरज और धैर्य रखें, एवरीथिंग विल बी फाइन विद राइट कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ मच आई कैन वर्क। सो दिस इज़ इट फॉर ऑप्शन नंबर 3। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो दूसरों से शेयर भी ज़रूर करें।